नाउ पी ब्लॉक में अभी हम देखेंगे 14th ग्रुप। 14th ग्रुप में हमारे पास है कार्बन और सिलिकॉन। तो कार्बन के कंपाउंड्स हमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब देखने हैं, लेकिन उससे पहले कार्बन एग्जिस्ट कहाँ करता है, ऑकर कहाँ होता है। एटमॉस्फेयर में है 0.03%, डायमंड, ग्राफाइट ऐसे फॉर्म में भी है। मतलब कार्बन बहुत जगहों पर है, लेकिन वो बेसिकली अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। उसके इम्पॉर्टेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स अगर देखेंगे, देखिए कार्बन अमॉर्फस भी है और क्रिस्टलाइन भी है। अमॉर्फस मतलब कोल, चारकोल, कोक ये हो गए, और क्रिस्टलाइन में बहुत इम्पॉर्टेंट है डायमंड, ग्राफाइट और तीसरा है फुलेरिन। ये 3 फॉर्म्स ऑफ कार्बन है। इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे है। ये है आपका डायमंड का स्ट्रक्चर। हर कार्बन एटम, ये ब्लू का मतलब है कार्बन एटम, दूसरे कार्बन एटम को जॉइंट है कोवेलेंट बॉन्ड से, और हर एक का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और एक एक्सटेंडेड सॉलिड बोलते हैं इसको। 12th क्लास में आपको सॉलिड स्टेट में पता चलेगा कि ऐसा सॉलिड जिसमें हर एटम दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड हो, उसे एक्सटेंडेड सॉलिड बोलते हैं, या फिर कोवेलेंट सॉलिड। चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड है सभी तरफ, तो ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है और इसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए डायमंड बहुत ही हार्ड है। परहैप्स नहीं, बल्कि नॉन सब्सटेंसेस में सबसे ज़्यादा हार्ड ये डायमंड ही है अब तक। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके जो एंगल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से 109 के करीब एंगल रहता है। कार्बन का दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म है ग्राफाइट। ग्राफाइट को अगर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर लेयर्स के फॉर्म में है। ये वैल्यूज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, 2 लेयर के बीच का अंतर कितना है। बेसिकली अगर आप ग्राफाइट को देखोगे तो हर कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन किया हुआ है, और हर एक का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। जब कार्बन ने 3 बॉन्ड किए हैं, इसका मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है। ये देखिए कार्बन ग्राउंड स्टेट में ऐसे होता है, एक्साइट होने के बाद इधर का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। अब इसने 3 बॉन्ड किए हैं और sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया है, मतलब ये हाइब्रिड हो गया और 3 बॉन्ड हो गए। अब ये तो इलेक्ट्रॉन खुला है, तो ये इलेक्ट्रॉन खुला होने की वजह से दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। देयरफॉर ग्राफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद ग्राफाइट का अगर देखोगे तो ऐसे लेयर के फॉर्म में है, ऊपर एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है, और इन 2 लेयर के बीच कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। डायमंड में देखोगे तो हर तरफ कोवेलेंट बॉन्ड है, देयर इज़ नो वीक बॉन्ड प्रेजेंट इन द डायमंड, देयरफॉर डायमंड इज़ वेरी हार्ड। वेयर एज ग्राफाइट में ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है एक लेयर के बीच, लेकिन एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच ये जो बॉन्ड्स है ये वॉन्डरवॉल की वीक फोर्सेस है, दीज आर वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। देयरफॉर अगर आप ग्राफाइट को ऐसे हाथ में पकड़ के रब करते हो, तो ये लेयर इस लेयर के ऊपर क्या हो सकती है, मूव हो सकती है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो सकती है इजीली। तो ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है, और ये सॉफ्ट रहता है और स्लिपरी रहता है। स्लिपरी क्यों रहता है? अगर आप हाथ में लेकर इसे रब करोगे, ऐसे 2 उंगलियों के बीच ऐसे रब करोगे, ये देखिए ये आपका थंब है और ये दूसरी उंगली, इसके बीच अगर रब करोगे तो ये बहुत ही स्लिपरी रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसकी एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर ईजिली क्या हो सकती है, स्लिप हो सकती है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। इसी वजह से इसको लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ऐसी जगहों पर जहाँ पे ऑयल को लुब्रिकेंट यूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है, जहाँ पे बहुत हीट जनरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से, वहाँ पे ऑयल यूज़ करना डेंजरस है क्योंकि आग लग सकती है। तो वैसे जगहों पर ग्राफाइट को एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। इसका तीसरा एलोट्रॉप है फुलेरिन।
कार्बन का तीसरा क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है फुलेरिन। एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है, एक ही सब्सटेंस, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, अलग अलग स्ट्रक्चर है उसका, उसे एलोट्रॉप कहते हैं। अब ये फुलेरिन अगर आप देखोगे तो उसमें हर कार्बन दूसरे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि ग्राफाइट में है, लेकिन यहाँ पे लेयर स्ट्रक्चर नहीं है। ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह दिखता है। यहाँ पे आपको रिंग भी दिखाई देगी कुछ इस तरीके से, कुछ रिंग 5 मेंबर्ड है तो कुछ रिंग 6 मेंबर्ड भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर रिंग ग्राफाइट में 6 मेंबर्ड ही आपको दिखेगी। फुलेरिन बेसिकली जब आप लकड़ी जलाते हो और धुआं निकलता है सूत, तो उस सूट में ये फुलेरिन पाए जाते हैं। फुलेरिन के एक एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 50-50, 60 एटम्स भी रह सकते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है इसे बकमिंस्टर फुलेरिन कहा जाता है। इसमें 60 कार्बन्स है। इसका स्ट्रक्चर सॉसर बॉल की तरह है, सॉकर बॉल की तरह है, इसलिए इसे बकी बॉल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ये बकमिंस्टर फुलर नाम का एक आर्किटेक्ट था, उसने ऐसे कई आर्किटेक्ट्स बनाए थे और उसकी तरह ये दिखता है, इसलिए इसे बकमिंस्टर फुलेरिन कहा जाता है। यहाँ पे भी कार्बन ने 3 बॉन्ड किए हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब है कार्बन के कंपाउंड। कार्बन का सबसे पहला कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, अगर कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो उसे कंबशन कहते हैं, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड रखते हो, इसे अगर लिमिटेड सप्लाई में आप कंबस्ट करते हो तो उसे इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। तो इनकम्प्लीट कंबशन के बाद आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। देखिए, कार्बन को अगर ऑक्सीजन उतना नहीं मिलता तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है इसको, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये फॉर्म होता है तो उसे कंप्लीट कंबशन कहते हैं, ये फॉर्म होता है तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। कंबशन रिएक्शन एक बहुत ही खास रिएक्शन है जिसमें किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है और उसका ऑक्साइड मिलता है। लेकिन ऑक्साइड कई हो सकते हैं, जैसे कि EO हो सकता है, EO2 हो सकता है, EO3 होता है, मतलब ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बढ़ते जा सकता है। जैसे कि कार्बन में, कार्बन मोनोऑक्साइड में कम है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में ज़्यादा है, सल्फ़र में, सल्फ़र डाइऑक्साइड में कम है तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में और ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी एलिमेंट में मान लीजिए कि इतने ही ऑक्सीजन आ सकते हैं। इसका मतलब आप जैसे जैसे इधर जा रहे हैं वैसे वैसे इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। तो अगर इसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव हो जाती है तो हम बोलते हैं कि इधर से अगर इधर जाओगे तो कंप्लीट कंबशन हो गया। और अगर इसके अलावा दूसरा ये इंटरमीडिएट ही फॉर्म हो जाता है तो ये हो या ये हो, इन दोनों केसेस को हम इनकम्प्लीट कंबशन कहेंगे। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ जाना मतलब इनकम्प्लीट कंबशन है और यहाँ से यहाँ जाना मतलब कंप्लीट कंबशन है। उसके बाद है, अगर आप फॉर्मिक एसिड के साथ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को 373 केल्विन पर रिएक्ट करते हो तो डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का निकल जाना। तो यहाँ पे देखोगे तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, HC डबल बॉन्ड OH। तो डिहाइड्रेशन मतलब ये देखिए, ये वाटर चला गया, ये वाटर चला गया तो बच गया क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो H2SO4 है ये बहुत ही खतरनाक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। आप किसी भी चीज़ के अंदर इस H2SO4 को डालोगे तो उसके अंदर से पानी निकाल लेगा, इसलिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट करके इस H2SO4 को कई बार यूज़ किया जाता है। H2SO4 के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। पी ब्लॉक का जब 16th ग्रुप होगा तो उसमें सल्फ़र के कंपाउंड में H2SO4 की ये डिहाइड्रेशन की रिएक्शन और एक बार आएगी। तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अगर आप कार्बन को
स्टीम के साथ रिएक्ट करते हो 473 टू 1273 केल्विन पर, तो ये हाइड्रोजन का लॉस करेगा और ये दोनों एक साथ होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे। दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। और एक मेथड है, अगर आप कार्बन को एयर के साथ रिएक्ट करते हो, एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर, एयर में ज़्यादातर यही तो है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ आके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे। लेकिन टेम्परेचर आपको याद रखना है 1273। नाइट्रोजन का इसमें कोई रोल नहीं है, बस एयर है इसलिए उसमें नाइट्रोजन आ गया, वो रिएक्ट नहीं होता यहाँ पे। इसके अगर रिएक्शंस देखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर Fe2O3 के साथ रिएक्ट होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस Fe2O3 का ऑक्सीजन निकाल लेता है और उसको रिड्यूस कर देता है, आयरन को रिड्यूस कर दिया और खुद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसी तरीके से जिंक ऑक्साइड के साथ अगर इसको रिएक्ट कराते हो कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो ये इसका ऑक्सीजन निकाल लेगा। देख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि उसको और एक ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि उसको कन्वर्ट होना है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये खुद ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है इजीली। इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है मतलब ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिएक्ट कर सकता है। तो इन दोनों रिएक्शन में उसने Fe2O3 और ZNO को रिड्यूस कर दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आता है। आपको लुईस स्ट्रक्चर निकालना तो आता है, बहुत आसान है, पता है आपको। कार्बन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेंगे, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन का नहीं हुआ। कार्बन के पास और भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, लेकिन इसको तो चाहिए नहीं, इसको नहीं चाहिए। इसका मतलब ये क्या कर लेगा, ये खुद के इलेक्ट्रॉन इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा खुद के इलेक्ट्रॉन से। सो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका ये ऐसे ऐसे ऑक्सीजन, और एक लोन पेयर चली गई कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो एक ही लोन पेयर। कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर है और कार्बन के ऊपर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना नहीं है, इसलिए लोन पेयर किसी को भी ईजिली डोनेट कर सकता है। जो बंदा लोन पेयर डोनेट करता है उसे लिगैंड बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th क्लास में आपको ये लिगैंड के बारे में बहुत पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में खुद की लोन पेयर डोनेट की है, तो इसे लिगैंड कहते हैं, या फिर इसे डोनर भी कहा जाता है, जबकि यहाँ इसको एक्सेप्टर बोलेंगे। सो कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट्स एज ए लिगैंड एंड फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये लिगैंड होने की वजह से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन आ जाता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ से हम अगर नोज से एयर लेते हैं और इस एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाता है विथ ऑक्सीजन, तो ये लंग्स में आने के बाद यहाँ पे ब्लड के साथ इसका कांटेक्ट हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ से एयर ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है और ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेता है खुद के अंदर। अब ये हीमोग्लोबिन के अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स रहते हैं, आयरन रहता है, बेसिकली इसमें आयरन रहता है और इस आयरन में एम्प्टी ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो ये जो आयरन के एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन जो रहता है वो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाता है। और जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाता है तो इस ऑक्सीजन को ब्लड लेके जाता है सेल्स की तरफ और सेल में इस ऑक्सीजन को दे देता है। और सेल में ऑक्सीजन देने के बाद रेस्पिरेशन प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मतलब कुछ भी हो, जो एयर से ऑक्सीजन आया है वो लंग्स से ब्लड में जाता है और ब्लड से सेल में जाता है और वहाँ पे रेस्पिरेशन होती है। इसलिए ऑक्सीजन का सेल तक पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट है एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए। लेकिन अगर इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड आता है तो इस आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी कंपटीशन देगा इस ऑक्सीजन को। लेकिन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अच्छा डोनर कार्बन है। कार्बन इजीली लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा
एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड की कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी 300 टाइम्स ज़्यादा है। इसीलिए ऑक्सीजन के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड आता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने नहीं देगा और खुद ही हीमोग्लोबिन के साथ चला जाएगा। तो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गया है तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होगा और इस सेल को रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी ये, और उसकी वजह से हमको एनर्जी नहीं मिलेगी और फाइनली डेथ हो जाएगी। सो इनहेलिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी डेंजरस टू द हेल्थ। कार्बन का दूसरा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। उसका लुईस स्ट्रक्चर ऐसे होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर, और ये रेजोनेंस दिखा सकता है क्योंकि लोन पेयर है और इधर डबल बॉन्ड है, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर। तो ये इसका कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, एक्चुअली ये तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया अभी, और ये यहाँ पे 3 लोन पेयर हो गई क्योंकि 2 ऑलरेडी थी, अब यहाँ से एक आ गई, तो एक निगेटिव चार्ज और यहाँ पे एक पॉजिटिव। तो ये उल्टा भी हो सकता है, ये इधर भी जा सकते हैं और ये इधर आ सकता है। तो उल्टा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सिंपल इसके उल्टा बनेगा, और क्या है, इधर 3 बॉन्ड हो जाएंगे, इधर सिंगल बॉन्ड होगा, इधर माइनस चार्ज, इधर प्लस चार्ज, बस हो गया काम। और इधर 3 लोन पेयर, इधर एक ही लोन पेयर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पहले देख लो। कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबशन दिखाता है, कंप्लीट कंबशन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा। ऑफकोर्स हीट करना पड़ेगा कंबशन होने के लिए, और इनकम्प्लीट होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, बहुत सिंपल है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर HCl के साथ रिएक्ट करते हो, ये तो बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, 10th क्लास में भी हुई है। कार्बोनेट और HCl मतलब साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं, ये बेसिक रिएक्शन है। ये मैंने इनऑर्गेनिक के बेसिक में बताया। जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो साल्ट वाटर तो फॉर्म होगा, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होगा। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो, सिर्फ हीट, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है बेसिकली, तो आपको कैल्शियम मोनोऑक्साइड दैट इज़ लाइम मिलेगा और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट लिबरेट हो जाएगा। भूलना नहीं है ये रिएक्शन एक्चुअली कैसे होगी, मैंने बार बार बताया आपको रिएक्शन कैसे, मैंने यहाँ पे लिखी है। कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा इंपॉर्टेंट केमिकल ये है और ये बाय प्रोडक्ट है, इसको यहाँ पे माइनस साइन लगा के लिख दिया है मैंने। अब है कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड ये एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और नॉन मेटल की कोई भी चीज़ एसिडिक होती है, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो ऑफकोर्स एसिड फॉर्म होना चाहिए, इसे कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। एक वीक एसिड है और ये डाई बेसिक एसिड है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, देन यू गेट द ग्लूकोज, और ऑक्सीजन और वाटर भी फॉर्म होता है। इसी रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है, जो कि लीव्स के अंदर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर तो मैंने इधर बता ही दिया है। मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये होगा क्योंकि इसमें चार्जेस नहीं है। कार्बन के बाद दूसरा एलिमेंट है 14th ग्रुप का सिलिकॉन। उसके बहुत सारे कंपाउंड्स हमको देखने हैं, सिलिका दैट इज SiO2, सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स। तो सबसे पहले है सिलिका, SiO2। SiO2 बेसिकली एक नेटवर्क फॉर्म करके एग्जिस्ट करता है। जैसे कि ये देखिए, ये SiO2 का एक यूनिट है, ये SiO2 का दूसरा यूनिट है, उसके बाद ये SiO2 का तीसरा यूनिट है। ये यूनिट एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड करके किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं ये देख लो। इसलिए ये भी डायमंड की तरह एक नेटवर्क सॉलिड हो गया क्योंकि इसमें सभी के सभी कोवेलेंट बॉन्ड्स है। ये कोवेलेंट बॉन्ड सभी बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए SiO2 भी बहुत स्ट्रांग है और बहुत ही स्टेबल है। इसलिए ये किसी के साथ रिएक्ट होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये NaOH और HF के साथ रिएक्ट हो जाता है। अगर ये NaOH के साथ रिएक्ट होता है तो सोडियम सिलिकेट फॉर्म होगा और वाटर रिलीज होगा। ऑफकोर्स
ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है इसलिए ये एसिडिक है और ये बेसिक है। तो बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब साल्ट प्लस वाटर फॉर्म होना चाहिए। लेकिन ये HF है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये इस एसिडिक मेटेलिक ऑक्साइड होकर भी इसके साथ रिएक्ट करता है HF और फॉर्म करता है SiF4 और H2O। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये रिंग्स फॉर्म हो रही है। ये देखिए ये एक रिंग, ये देखिए ये दूसरी रिंग। ये रिंग 8 मेंबर्ड रिंग है एंड दिस रिंग इज़ नॉट प्लेनार रिंग। ये एक बात याद रखना है क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये यहाँ पर दिख रही है प्लेनार लेकिन एक्चुअली प्लेनार नहीं है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये टेट्राहेड्रल और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट कंपाउंड सिलिकॉन्स। सिलिकॉन का ये एक बेसिकली पॉलीमर है। आपको 10th में थोड़ा पॉलीमर के बारे में हुआ है, 12th में बहुत डिटेल में। पॉलीमर है तो उसका एक मोनोमर रहता है और रिपीटिंग यूनिट रहता है। रिपीटिंग यूनिट उसी को बार बार रिपीट करोगे तो पॉलीमर बन जाएगा। तो सिलिकॉन का रिपीटिंग यूनिट ये है। सिलिकॉन में ये R मतलब अल्काइल ग्रुप है। तो सिलिकॉन को प्रिपेयर कैसे करते हैं? अगर आप अल्काइल हैलाइड को सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करोगे कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में इतने टेम्परेचर पर, तो सिंपल से क्या होगा, इस सिलिकॉन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप और 2 क्लोरीन बन जाएंगे। ऑफकोर्स सिलिकॉन कार्बन की तरह है तो 4 बॉन्ड बनाता है। ये देखिए CH3 CH3 Cl Cl। तो इसको कंडेंस करके इस तरीके से लिखा है, ये 2 CH3 और ये 2 Cl। फिर इसको वाटर के साथ अगर रिएक्ट करोगे इस चीज़ को, तो ये दोनों क्लोरीन की जगह पर OH आ जाता है। बस इन दोनों की जगह पर OH आएगा, तो इसलिए Cl2 की जगह पर यहाँ पे OH लिखा है। ये ऐसा होता है, कैसे आता है OH? सिंपली देखिए वाटर के साथ अगर इसको रिएक्ट करते हो तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये HCl चला जाएगा और ये OH इसकी जगह पर आएगा। वैसे ही इधर भी ये HCl निकल जाएगा और ये OH इसकी जगह पर आएगा। उसके बाद ये जो फॉर्म हुआ है ये मतलब कुछ भी नहीं, यही है। फिर ऐसे कई सारे यूनिट एक दूसरे के आजू बाजू में वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है और ऐसे कई लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ये है उसके मोनोमर्स और ये एक साथ बन के पॉलीमराइजेशन होके पॉलीमर बनाते हैं। ये पॉलीमर कैसे बनता है? ये 2 यूनिट के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से। तो आपका बॉन्ड डायरेक्टली ये निकल जाएगा और डायरेक्ट ऐसा बॉन्ड हो जाएगा। ये वाटर निकल जाएगा और आपका डायरेक्ट ऐसा बॉन्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो ये एक्चुअली होगा कैसे पता है आपको? ये देखिए यहाँ से वाटर निकल गया तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर ये बॉन्ड, फिर वैसे ही यहाँ पे ये वाटर निकल गया, फिर वैसे यहाँ पे इधर बॉन्ड, वैसे ही इधर का भी ये चला जाएगा और इधर बॉन्ड। तो इसको अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ से यहाँ तक रिपीटेशन है। देखिए सेम यहाँ भी ये चला जाएगा, इधर से OH चला जाएगा ऑफकोर्स। तो ये जो है ना ये रिपीटिंग यूनिट देख रहा है बार बार, तो इसको हम एक साथ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये जो है आपका ये रिपीटिंग यूनिट है, तो इसको बस N लगा दो, ये हो गया आपका सिलिकॉन। तो ये SI, ये देखिए ये R मतलब अल्काइल ग्रुप, ये 2 बार है, उसके बाद ये SI है और फिर इधर ऑक्सीजन है। तो इधर भी रिपीटिंग और चेन इधर भी है, दोनों तरफ है और इसको N लगा देंगे। तो ये हो गया आपका सिलिकॉन का रिप्रेजेंटेशन। अब किसी भी पॉलीमर रिएक्शन में होता ये है कि एक बार अगर रिएक्शन शुरू हो जाती है तो उसको स्टॉप भी करना पड़ता है, क्योंकि ये जो चेन की लेंथ है, ये जो यूनिट्स है एक दूसरे के साथ कितने भी जुड़ सकते हैं, कितने भी, तो ये तो चेन कितनी भी बढ़ती जाएगी, लेकिन हमको लिमिटेड चेन चाहिए। तो चेन को अगर रोकना है तो हमको कुछ तो करना होता है। तो हर पॉलीमर में ऐसा करना ही होता है। तो चेन तब रुक सकती है जब ये दोनों साइड से OH नहीं होना चाहिए। इस OH को रोक दो आप, हो गया, चेन रुक जाएगी। तो कैसे हो सकता है ये?
जब ये दोनों ओएच OH हो और दूसरे मॉलिक्यूल में एक ही तरफ OH हो और दूसरी तरफ ना हो, ऐसा मॉलिक्यूल आपको अंदर डेलिबरेटली डालना होगा। तो यहाँ से वाटर चला जाएगा और बनेगा इस तरीके से। लेकिन ये जो है अब इसके आगे OH नहीं है तो ये चेन इधर बढ़ नहीं सकती, रुक गई चेन। देखिए ये लास्ट यूनिट हो गया, चेन रुक जाएगी। वैसे इधर से भी आपको इसको रोकना होगा। तो रिएक्शन को थोड़ी देर के लिए होने देते हैं पॉलीमर की रिएक्शन को, और जब हम लगता है कि अब उनकी लेंथ बहुत बढ़ गई है पॉलीमर्स की, तब उसके अंदर ऐसे कंपाउंड को डाल देते हैं और ये कंपाउंड चेन की ग्रोथ को रोक देता है। अगर आप सिलिकॉन को देखोगे तो उसके अंदर ये अल्काइल ग्रुप है, और ये अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्गेनिक है, मतलब नॉन पोलर है। और जब ग्रुप नॉन पोलर रहता है तो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। इसके बारे में आप सोल्युबिलिटी के बारे में और ज़्यादा पढ़ोगे 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पोलर सब्सटेंसेस पोलर में डिज़ोल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिज़ोल्व होते हैं। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा। तो वाटर होता है पोलर, डायपोल है उसमें, और अल्काइल ग्रुप होते हैं नॉन पोलर। इसीलिए अल्काइल ग्रुप की वजह से ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता सिलिकॉन, इसलिए इट एक्ट्स एज वाटर रिपेलिंग एजेंट। उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इनको कितना भी हीट करो ये डिकम्पोज नहीं होते। इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पता ही चल गया होगा। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब कुछ नहीं होता है, अगर ये चार्ज है, दूसरा चार्ज है ये, तो इन दोनों के बीच प्लस और माइनस के बीच कुछ फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन है और इसके अंदर मीडियम है एयर। लेकिन इस एयर को निकाल के अगर आप इस यहाँ पे सिलिकॉन भर देते हो तो ये फोर्स अगर कम हो जाता है, जैसे कि 2 ही न्यूटन हो जाता है, तब बोलते हैं कि इस सिलिकॉन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा रोक देता है। उसके बाद ये बहुत स्टेबल होता है और इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता उतने जल्दी, और ये केमिकल भी इसके ऊपर उतने अटैक नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और एक यूज़ है, ये बायोकम्पैटिबल है। बायोकम्पैटिबल है मतलब अगर किसी आदमी की पैर की हड्डी टूट जाती है या हाथ की हड्डी टूट जाती है तो इस हड्डी के हमको दूसरा मटेरियल डालना होता है। अगर इस हड्डी की जगह पर आप आयरन का रॉड डालते हो तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो ये बायो इनकम्पैटिबल हो गया। लेकिन इस हड्डी की जगह पर आप सिलिकॉन का रॉड डाल सकते हो, क्योंकि बॉडी इसको एक्सेप्ट करती है। बॉडी जिस चीज़ को एक्सेप्ट करती है उसे बोलते हैं बायोकम्पैटिबल मटेरियल। उसके बाद हमको देखने हैं सिलिकेट्स। सिलिकेट का स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट होता है SiO4 4-। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे सिलिकॉन होगा, उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये 4 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेता है और हर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज रहता है। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है। ये हो गया आपका सिलिकॉन का एटम, ये हो गया ऑक्सीजन एटम। अब ये जो कॉर्नर वाले ऑक्सीजन है उसको ऐसा ही दूसरा सिलिकेट का स्ट्रक्चर शेयर कर सकता है, मतलब ये ऐसे बनेगा। ये देखिए यहाँ पे सिलिकॉन होगा और ये भी इसके साथ एक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेता है ना, तो ये निगेटिव चार्ज चला जाएगा ये इस तरीके से। फिर इसके दूसरे 3 ऑक्सीजन ऐसे रहेंगे, राइट। तो ये हो गया आपका, ये ऑक्सीजन हो गया जो कि दोनों ने शेयर किया। वैसे ही इस ऑक्सीजन को भी दूसरा सिलिकेट का यूनिट शेयर कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी। अगर चारों ऑक्सीजन शेयर हो जाते हैं तो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, और ऐसे ही इसके भी ऑक्सीजन को दूसरा सिलिकेट शेयर कर सकता है, तो ये एक नेटवर्क बन जाता है। तो सिलिकेट ऐसे अकेले भी हो सकते हैं या फिर खुद के ऑक्सीजन शेयर करके एक चेन भी बना सकते हैं, 2 डायमेंशनल चेन बना सकते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। सभी के सभी ऑक्सीजन शेयर कर सकते हैं या फिर सिर्फ एक ऑक्सीजन ही शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक ऑक्सीजन शेयर किया तो ये देखिए इस तरीके से बनेगा, और हर एक ने 2 ऑक्सीजन शेयर किए तो कैसा बनेगा, देखिए ये स्ट्रक्चर। यहाँ पे और एक सिलिकेट आएगा जो कि इस ऑक्सीजन को शेयर कर लेगा, राइट। वैसे ही इसके आगे और एक सिलिकेट आएगा,
जो कि इसको शेयर करेगा, तो आपकी एक चेन बन जाती है, राइट। दो दो ऑक्सीजन शेयर करने पर ऐसा होता है, 3 भी ऑक्सीजन शेयर कर सकते हैं, 4 भी। सो इस वजह से सिलिकेट चेन फॉर्म कर सकते हैं, रिंग फॉर्म कर सकते हैं, शीट फॉर्म कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद है जियोलाइट्स। जियोलाइट का मतलब होता है अगर सिलिकेट के अंदर का सिलिकॉन, ऐसे बहुत सिलिकॉन है क्योंकि ये एक चेन रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसे अगर 100 सिलिकॉन है लेकिन उनमें से कुछ सिलिकॉन को अगर एल्यूमिनियम रिप्लेस कर लेता है तो वो बन जाता है आपका जियोलाइट। दूसरे इसके बाजू का शेयर किया हुआ सिलिकेट ऐसे भी हो सकता है, राइट। तो सभी के सभी सिलिकॉन को एल्यूमिनियम रिप्लेस नहीं करेगा, कुछ सिलिकॉन को ही एल्यूमिनियम रिप्लेस करेगा, जैसे कि यहाँ पे एक को किया है दूसरे को नहीं किया है। तो इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को बोलते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट। क्या बोलेंगे? एल्यूमिनोसिलिकेट। लेकिन एल्यूमिनियम की वैलेंसी सिर्फ 3 है और सिलिकॉन की 4 थी, इसलिए ये वैलेंसी मतलब ये एक बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो इस ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने के लिए सोडियम पोटेशियम जैसे एलिमेंट डाले जाते हैं या फिर कैल्शियम भी डाला जाता है। और जियोलाइट का सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है कि इट इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे पेट्रोल डीजल फॉर्म होता है वहाँ पे कैटलिस्ट बोल के इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद ही रखना होगा आपको।